एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर आप लोग लेकर चले जाते हैं तो C की वैल्यू जो है वो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने से आपका जो C है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि K जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया है तो चार्ज फ्लोइंग जो है वो सेम रहता है, और जब आप लोग C इक्विवेलेंट लिखते हैं तो 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/, दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी है QE, तो वो जब आप लोग फोर्स देखोगे किसी एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, तो वो आती है Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज इस वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑल्दो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के साथ ही कवर कर लिया है, तो बेसिकली आज वाली क्लास के अंदर हम लोग मेजरली कैपेसिटर की ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर को शुरू करते हैं। और कैपेसिटर होता क्या है इसके बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि भाई इसके अंदर दो कंडक्टर्स होते हैं कैरिंग चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट साइन। एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो वो ऐसा ही होता है जिसके अंदर आपके पास में ऑपोजिट साइन के चार्जेस प्लेट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। तो अगर इसके ऊपर मैं प्लस क्यू दे देता हूं तो यहाँ मुझे माइनस क्यू देना पड़ेगा, प्लस प्लस वाली प्लेट, ये सब प्लस प्लस प्लस, और यहाँ ये सब माइनस माइनस। तो इन शीट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर उसको भी देखूं तो इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर नेगेटिव वाली की भी बात करूं तो इसके कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यही इन दोनों के बीच की फील्ड है, और जो कैपेसिटी डिफाइन की वो हमने किससे की, Q बाय V से। ठीक है, हाँ हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, जैसे V इक्वल्स टू IR वाला फंडा होता है ना वैसे ही। और क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू V तो Q बराबर CV, वेयर C इज अ कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज। ठीक है, हाँ वो मतलब ना Q पर डिपेंड करता है ना V पर डिपेंड करता है, वो ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है। कैपेसिटी ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, नॉट एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की चर्चा चल रही है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अलावा जैसे स्फीयर होते हैं आपके, स्फेरिकल कैपेसिटर्स होते हैं, तो उनके कैपेसिटी की वैल्यू सीधे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एयर में, और अगर मीडियम आ गया तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, जैसे कूलम्स लॉ में होता था, सेम फंडा। ठीक है, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई भी नहीं है। स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करें तो एक के अंदर एक, ऐसे ये इनर रेडियस या आउटर रेडियस, तो ए और बी आपको दिख रहा है, अंदर वाला चार्ज अलग बाहर वाला चार्ज अलग पर पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहां से जो आंसर आता है वो आता है C1 या C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस है ना। और किसी एक का डिफाइन करना है तो सिंपली कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, डिपेंडिंग कि आप लोगों ने अर्थिंग कहां से की है ना। तो लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स, हियर कैपेसिटी ऑफ ऑन रीजन बिटवीन द टू शेल्स इज C1 एंड दैट आउटसाइड द शेल इज C2। ठीक है ना, तो वी हैव C2 यानी बाहर की तरफ और C1 यानी अंदर, इनके बीच में। तो हमसे अंदर वाला ही पूछा जाता है और वही वाला वहां पर डिफाइंड है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी जैसा मैंने आपको बताया, तो C की वैल्यू क्या हो जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, एप्सिलॉन नॉट A बाय D, वेयर A इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। प्लेट्स का रेक्टेंगुलर होना स्क्वायर होना कोई जरूरी नहीं होता, हो सकता है एक प्लेट रेक्टेंगुलर हो और दूसरी आपकी सर्कुलर हो, ये चीजें भी पॉसिबल होती हैं, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। एक यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर आप लोग लेकर चले जाते हैं तो C की वैल्यू जो है वो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी हो जाती है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने से आपका जो C है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि K जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो दिस रिजल्ट इज ओनली वैलिड व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट, और ये हम मान के चलते ही है, इसका अभी तक हम लोगों ने कोई एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं पड़ा, तो इसीलिए हम लोग ये मान के ही चल रहे हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, अब पार्टली एयर मीडियम हो, मतलब जैसे मान लो पूरा का पूरा कैपेसिटर तो ये है, ये पोर्शन आपका एयर आ गया और ये आपका कोई मीडियम वाला पार्ट आ गया। तो ये अगर मीडियम का पार्ट आ गया और मीडियम की थिकनेस अगर मान लिया कि छोटा टी है, तो इन दैट केस जो हमारे पास में कैपेसिटी आती है वो आती है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है ना, ये वैल्यू फिक्स है। हाँ, T माइनस टी बाई K से कई बार इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये बात आप लोग जानते होंगे क्योंकि आपने क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है। जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब of thickness T and relative permittivity epsilon r is introduced between the plates, then distance between the plates is effectively reduced by T minus T upon epsilon r irrespective of the position of the dielectric slab। मतलब ये जो स्लैब है ना, देखो
अगर इस वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कोने में ना रख के तुम यहां भी रख देता, ये तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसकी थिकनेस क्या है टी, तो भी जो आंसर है वो सेम होता है। ऐसा नहीं कि इस कोने में पकड़ के यहां लगाओगे तो ही टी जो है वो इस तरह से कम करना है, तो आंसर इज गोइंग टू बी द सेम। कंपोजिट मीडियम है, मतलब ये कोई K1 वाला है, ये कोई K2 वाला है, ये कोई K3 वाला है और पूरा भरा हुआ है, इसमें एयर कहीं है ही नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1/K1, T2/K2 और T3/K3 आ जाता है, और भी आसान। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उठा लो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 एप्सिलॉन आर ln B/A। एप्सिलॉन आर कब आएगा, जब किसी मीडियम में, है ना, अदरवाइज सिंपली आप लोगों की जो कहानी है वो 2 π ε0 से भी चल जाती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दो कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं जिनके इनर रेडियाई जो है वो ए है और आउटर रेडियाई कितना है बेटा बी, और इनके बीच में जो मटेरियल है वो भरा हुआ है कौन सा, के वाला या एप्सिलॉन आर वाला मटेरियल। ठीक है, सिंपल है ना भाई। कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन जैसे आपके रेजिस्टर्स वगैरह के कॉम्बिनेशन होते हैं वैसे ही कैपेसिटर्स को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आपने कैपेसिटर्स को सीरीज में कंबाइन किया है तो चार्ज फ्लोइंग जो है वो सेम रहता है, और जब आप लोग सी इक्वलेंट लिखते हैं तो 1/C इक्वलेंट इज 1/C1 + 1/C2 अप टू 1/CN। ठीक है ना, ये आता है हमारे पास 1/C इक्वलेंट का वैल्यू। अगर दो ही कैपेसिटर हैं तो सिंपली C1 C2 अपॉन C1 + C2 यहाँ पर अप्लाई होगा। ये बात ध्यान रखेंगे कि चार्ज यहाँ पर सेम होगा और क्या अलग होगा, पोटेंशियल। तो अगर कोई पोटेंशियल लिखवाता है ना यहाँ पे V1 V2 V3 क्या है, तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू है V1 + V2 + V3, और अलग अलग अगर V लिखना है तो क्या लिखेंगे, सी V इक्वल्स टू Q/C। तो Q सेम है सब में, तो Q/C1, Q/C2 और Q/C3। समझ गया ना। ऐसे ही अगर पैरेलल के अंदर चले गए तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। और जैसे ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ तो V बराबर हो गए, तो चार्जेस अलग अलग हो गए, तो जो नेट चार्ज है Q इस बार वो बट गया, Q1 + Q2 हो गया, और इस कारण क्या हो गया, Q बराबर CV होता है, तो C इक्वलेंट इंटू V इज इक्वल टू ये कितना हो गया, C1V + C2V, और इस कारण V से V सारे कट गए और C इक्वलेंट सिंपली समेशन ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आ गया C1 + C2 वाली वैल्यू। तो यहां पर ध्यान रखना पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्जेस अलग अलग है, और सीरीज के अंदर चार्जेस सेम थे और पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग था। ठीक है भाई। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसे आप लोग ½ CV² Q²/2C और ½ QV से भी जानते हो, है ना। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ है सब। This energy is stored in the electrostatic field set up in the dielectric medium between the conducting plates of the capacitor। देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हवा है ना तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर बार डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाना ही है बीच में। अगर हवा भी है तो भी ½ CV² एनर्जी तो होगी, Q²/2C एनर्जी तो होगी, बस फर्क क्या पड़ेगा, C की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो, और C की वैल्यू जो है सपोर्ट मिल जाता है उस वाली वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक मीडियम होने से, है ना। हीट प्रोड्यूस, तो हीट प्रोड्यूस की वैल्यू क्या होती है भाई, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द कैपेसिटर, है ना। इसके फॉर्मूले भी थे ½ C1 C2 अपॉन C1 + C2 वाले, याद है, इंटू V1 - V2 का स्क्वायर, याद है ना, वही वाले फॉर्मूले। तो अगर ये हीट वाले फॉर्मूले वगैरह आपको याद हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज हमने तो सिंपल तरीके से निकाल ली थी कि जितना चार्ज बह रहा होता है सर्किट में फाइनली उसका Q²/2C कर दो तो सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी QV हो जाती है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ चार्ज ये आ गए वही वाले फॉर्मूले हीट लॉस वाले। तो V क्या हो गया आपका, Q1 + Q2 अपॉन C1 + C2, ये चार्ज कंजर्वेशन से आ जाता है हमारे पास, C1 V1 + C2 V2 अपॉन C1 + C2, है ना। जब कनेक्ट करके सेम पोटेंशियल पर दो कैपेसिटर के सिस्टम को ले आते हैं तो, है ना। और हीट लॉस की वैल्यू ये लिखी हुई है देखो, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू V1 - V2 का होल स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे रखा है, हीट लॉस। सेम है। अच्छा, दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी है QE,
तो वो जब आप लोग फोर्स देखोगे किसी एक प्लेट के कारण दूसरी प्लेट के ऊपर, फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट, तो वो आती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर यहाँ पर एक प्लेट लगी है ना बेटा, और यहाँ दूसरी प्लेट लगी है, तो अगर ये मान ले पॉजिटिव है और ये मान ले नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली पॉजिटिव को अपने पास बुलाएगी ना। तो इस वाली फोर्स की बात कर रहा है। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए या 2a एप्सिलॉन नॉट, याद रखें। शेयर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, तो देखो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता है ना। हम लोग अभी डीसी सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल वी नॉट लगा हुआ होगा, ये वाला वी नॉट जो पोटेंशियल है ये इसको चार्ज कर रहा होगा। अब रियल में रेजिस्टर होते हैं, दिखाते नहीं है कई बार, वो एक अलग बात है। तो जब हम लोग इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो धीरे धीरे चार्ज होता है ना। पूरा क्यू पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो जो क्यू की इक्वेशन आती है वो आती है क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस आर सी को हम लोग टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, जानते होंगे आप लोग, इसकी यूनिट भी टाइम वाली ही होती है। और क्यू नॉट जो है ये आपका क्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है, जो होती है आपकी सीवी नॉट। और ये किसी टाइम पर, एट टाइम टी, ये वो वाला चार्ज है जो किसी टाइम टी पर होता है। ये कंडीशंस हमारे पास में होती हैं किसी भी कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अब इसमें अगर पोटेंशियल की इक्वेशन लिखूं तो वो होती है v इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और ऐसे ही अगर करंट की लिखूं तो I इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। तो ऐसे एक टाइम कांस्टेंट के अंदर आपका कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। तो जो चार्जिंग है ना, उसका ग्राफ ऐसा बनाते हैं अपन लोग। ये अगर क्यूटी ग्राफ बनाऊं, तो जो क्यूटी ग्राफ बनता है ना बेटा, वो कुछ इस तरह का बनता है। और ये कितना हो गया, एक टाइम कांस्टेंट के अंदर 63% चार्ज हो गया। तो यहां पर क्या मार्क कर दूं, यहां मार्क कर दो सर 0.63 क्यू नॉट। और ये तो पूरा चार्ज है, तो पूरा क्यू है। तो करीब करीब 10 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है। तो इनिशियली चार्जिंग बहुत फास्ट होती है, और लेटर ऑन चार्जिंग जो है वो बहुत टाइम टेकिंग होती है ना। इनिशियली तेजी से चार्ज होता है, फोन वोन भी बहुत तेजी से चार्ज होता है इनिशियली, देखा होगा ना। हाँ, नोटिस करना कभी। ठीक है ना, 0 से 10 बहुत तेज होता है, फिर 10 से 20 स्लो हो जाता है, 20 से 30 और स्लो हो जाता है, और ऐसे 90 से 100 वाला सबसे स्लो होता है। ऑल्दो फोन्स के अंदर आजकल इस तरह के मैकेनिज्म बना दिए गए हैं कि फास्ट चार्ज वाले सिस्टम आ गए हैं। ये सब सिस्टम यहाँ पर अप्लाई इनिशियली नहीं होते जब हम एक एक पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इन केस ऑफ अ कैपेसिटर। तो डिस्चार्जिंग की अगर बात करूं, तो इक्वेशन में वो 1 माइनस वाली टर्म हट जाती है और हो जाता है क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। और ऐसे ही v की वैल्यू हो जाती है v नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। दोनों एक ही तरह से फॉल करते हैं, है ना। और इनके जो ग्राफ हैं वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, डिस्चार्जिंग। तो मेजर मेजर जो कंसेप्ट्स हैं आपके कैपेसिटर के, वो वाले सारे कंसेप्ट्स आप लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत जोरदार चल रही होगी, क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली 100 डेज टू नीट नाउ। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो बढ़िया से, और जो भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम लोग मौजूद हैं। यहाँ के मिलो हम लोगों से, तो हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी बात कर सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, और आपकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पर रिजॉल्व कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।